हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 6 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 16 जुलाई। आज की वर्कशीट में हम सर्कल के बारे में जानेंगे, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे और इसमें जो जो थ्योरम यूज होती हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो टॉपिक ही हमारे पास है सर्कल्स, रिलेटेड टर्म्स एंड स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम्स। सिर्फ थ्योरम्स की स्टेटमेंट जानेंगे, उनका प्रूफ नहीं जानेंगे। और ये वो सारी स्टेटमेंट है जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। ठीक है, चलिए शुरू करें सर्कल टॉपिक का रिवीजन। देखिए, सबसे पहले आपसे यहाँ पर कह रहा है a circle is a closed curve whose all points lie in the same plane and are at the same distance from a fixed point. The fixed point is called the center of the circle and the fixed distance is called the radius of the circle. देखो, सर्कल के लिए क्या कह रहा है आपसे यहाँ। आप सभी को पता है कि सर्कल क्या चीज है, एक क्लोज्ड फिगर है ना, एक क्लोज्ड फिगर जो कि बंद है। अब जो इसके जितने भी पॉइंट्स है ना यहाँ पर इस पे फिगर, इस पे यहाँ जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं ये सब जो यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे है और कहाँ से सेम डिस्टेंस पे एक फिक्स्ड पॉइंट पे। जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, और जो इनका फिक्स डिस्टेंस है वो होती है हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस का मतलब आप ये कह सकते हो जो सेंटर पे हो, जिसका एक पॉइंट और एक पॉइंट सर्कल को टच करे, ये बन गई आपकी रेडियस। वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर और सर्कल दोनों पे टच हो रही हो, है ना। तो वही चीज लिखा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। कहीं पर भी बना लो आप। देखो, मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ पर ये सेंटर लिया, यहाँ बना दिया, तो ये मेरी रेडियस बन गई, क्योंकि सर्कल के भी एक पॉइंट पे टच हो रही है और एक सेंटर पे टच हो रही है। अब आप सोचोगे यहाँ बनाना है, बिल्कुल यहाँ बना लो, तो ये भी आपकी रेडियस है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि एक सर्कल में तो बहुत सारी रेडियस हो सकती है ना, बहुत सारी रेडियस, इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स हमको दिए हैं जो सर्कल में यूज होती है, जैसा कि आर्क, कॉर्ड, सेक्टर, सेगमेंट। ये सब आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी थ्योरम्स हैं उनमें ये सारी चीजें यूज हुई हैं। और आज के वर्कशीट में वैसे देखा जाए तो वर्कशीट बहुत छोटी सी है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको 5 to 6। लेकिन जब तक आपको ये सारी थ्योरम्स का मतलब नहीं पता होगा तो कोई फायदा नहीं है उन फिल इन द ब्लैंक्स को करने का, है ना। चलिए जल्दी से सीखें कि क्या क्या हमारे को दे रखा है। सबसे पहली बात है आर्क। इट इज बेसिकली द कनेक्टेड कर्व ऑफ अ सर्कल। क्या है ये, एक तरीके से कर्व। अगर आप देखो ना तो ये आपकी आर्क बना रखी है उन्होंने, ये। वैसे पता है आपको दो तरीके की आर्क होती हैं, एक माइनर होती है और एक मेजर होती है। एक छोटी आर्क और एक बड़ी आर्क। तो अगर मैं आपसे बोलूं जो ये है, जिसको मैं ग्रीन पेन से इस टाइम पे फिगर में हाईलाइट करूं, ये मेरी है माइनर आर्क, जो छोटी आर्क है। और जो बाकी की बची, जिसको मैं कौन से पेन से हाईलाइट करूं, ब्लू पेन से हाईलाइट करूं, ये पूरी है मेरी मेजर आर्क, जो बड़ी आर्क होती है। ठीक है, क्लियर हो गया आर्क क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। फिर कह रहे हैं कॉर्ड। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस। ए बी इज द कॉर्ड इन फिगर। कॉर्ड क्या है, एक वो लाइन है जो सर्कमफेरेंस को क्या करती है, ज्वाइन करती है, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कमफेरेंस। तो कॉर्ड कुछ नहीं है, जो सर्कल के दोनों साइड टच हुए पॉइंट से जो लाइन बनती है वही आपकी कॉर्ड है। आप एक सर्कल में कितनी भी कॉर्ड बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर्कल के दोनों साइड टच होने चाहिए उस लाइन के पॉइंट, वही आपकी कॉर्ड है। कॉर्ड सेंटर से भी पास हो सकती है और सेंटर से नहीं भी पास हो सकती। ठीक है, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर। तो जो कॉर्ड सेंटर से पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। क्योंकि डायामीटर एक ऐसी लाइन होती है हमारे पास जो सेंटर से ही पास हो सकती है, वो और कहीं से नहीं हो सकती। तो अगर ये सर्कल है और यहाँ सेंटर है तो ये आपकी डायामीटर है, ये आपकी डायामीटर है। लेकिन ये आपकी डायामीटर नहीं है, ये आपकी कॉर्ड है सिर्फ। लेकिन जो ये दो डायामीटर थी, ये आपकी डायामीटर भी है और कॉर्ड भी है। बहुत ही छोटा सा फर्क है। कॉर्ड जो है वो सेंटर से भी पास हो सकती है और सेंटर से नहीं भी पास हो सकती है, दोनों केस है उसके साथ। लेकिन डायामीटर जो है ना वो सिर्फ सेंटर से ही पास हो सकती है।
तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी डायामीटर होते हैं ना वो कॉर्ड भी होते हैं, लेकिन जितनी भी कॉर्ड होती है ना वो सभी डायामीटर नहीं होती हैं। क्लियर? चलिए सेक्टर पे आते हैं। अ रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल। फिगर में बना रखा है ये रहा सेक्टर जिसपे येलो शेड हुआ हुआ है। देखो ये दो रेडियस है। पहली बात, एक वर्ड यहाँ यूज हो रहा है रेडियाई। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है रेडियस और रेडियाई में क्या फर्क होता है ना। देखो रेडियस का मतलब है जब एक ही रेडियस बनी हुई हो सर्कल में, जैसा कि मैंने यहाँ एक सर्कल बना दिया, ये बना दिया, बन गई मेरी रेडियस सर्कल की, इसको मैं रेडियस बोलूंगी। अगर मैं इसे नाम दे दूं ओ ए, ये मेरी रेडियस है। लेकिन अगर मैंने एक सर्कल बनाया और ये बनाया, नाम भी दिया मैंने ए बी सी, तो ये मेरी ओ ए ओ बी ओ सी, देखा जाए तो तीनों ही मेरी रेडियस हैं, क्योंकि इनका एक पॉइंट लाइन का सेंटर पे है और एक सर्कल पे है। लेकिन इसको मैं बोलूंगी रेडियाई। कौन कौन सी रेडियाई है? ओ ए ओ बी ओ सी। ठीक है, तो जब बहुत सारी रेडियस होती है ना तो हम उसको रेडियाई बोलते हैं, और जब एक सिंगल होती है तो हम उसको रेडियस बोलते हैं। क्लियर हो गया अब डिफरेंस? जिन जिन बच्चों को नहीं पता था अब पता चल गया। चलिए, तो सेक्टर क्या है? जो वो दो रेडियाई है, एक रेडियाई ये और एक ये, और जो ये आर्क है, ये अभी बताया था ना ये आर्क है, इनके बीच का जो एरिया होता है, ये जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर में दो रेडियाई और आर्क चाहिए होती है सेक्टर को बनाने के लिए। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेगमेंट। ये क्या चीज है? तो सेगमेंट क्या है? अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड आर्क। जैसे सेक्टर में दो रेडियाई और एक आर्क चाहिए था, उनके बीच का जो रीजन था वो सेक्टर था। सेगमेंट में एक कॉर्ड और एक आर्क चाहिए, जैसा कि आप ये पिंक शेडेड वाला देख सकते हो। तो ए भी आपकी कॉर्ड है, क्योंकि ये सर्कल के दोनों साइड टच हो रही है लाइन के जो पॉइंट्स है। और जो ये ए बी है ये आपकी आर्क भी है, ये यहाँ से देखो ये आर्क है। इनके बीच का जो ये रीजन है, ये वाला पिंक वाला, ये क्या है? आपका सेगमेंट है। तो कंफ्यूज नहीं होना, सेक्टर में आपको रेडियाई और आर्क चाहिए होता है, और सेगमेंट में आपको क्या चाहिए होता है? यहाँ पर कॉर्ड और आर्क। सेगमेंट भी दो तरीके के होते हैं वैसे। कौन कौन से दो तरीके के? माइनर और मेजर। ये माइनर है जो छोटा है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मेरी ए बी थी ये माइनर आर्क है, अभी तो फिर बाकी की जो ये सर्कल का ये पार्ट बचा, ये वाला पूरा पार्ट, ये मेरा मेजर आर्क है, और ये मेरी क्या है? कॉर्ड है। तो ये भी तो वही रीजन हुआ, कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन। तो ये पूरा जो है ये मेरा क्या हो जाता है? फिर मेजर सेक्टर हो जाता है, सॉरी मेजर सेगमेंट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो सेक्टर और सेगमेंट डिफरेंस पता चल गया, और सेक्टर कितने तरीके का है ये भी पता चल गया, है ना। चलिए अब आए हम थ्योरम्स पे, देखें क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट। चलो जल्दी से यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट आपसे कह रहा है इक्वल chords of a circle subtend equal angle at center. Conversely, the chords are equal if the angle subtended by chord at the center are equal. थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है, ये फिगर आपकी यहाँ बनी हुई है। क्या कह रहा है? अगर दो कॉर्ड है, ये रही जैसे ए बी, और आपको क्या दे रखी है? पी क्यू। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर। तो जो ये सेंटर पे एंगल बनाती है वो भी इक्वल होते हैं अगर आपके दो कॉर्ड्स इक्वल है तो। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर आपके सेंटर के दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों कॉर्ड जिससे वो एंगल्स बन रहे हैं वो आपके इक्वल होंगे। ठीक है, जिस कॉर्ड से इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर आर इक्वल, तो फिर वो कॉर्ड भी इक्वल होंगे। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। Conversely, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. थ्योरम क्या कह रही है आपसे यहाँ पर कि अगर आप एक सर्कल पे एक कॉर्ड पे सेंटर से एक लाइन डालते हो परपेंडिकुलर, तो वो इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बांटता है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, कॉर्ड पे डालते हो तो बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर आपके पास एक कॉर्ड है जो इक्वल पार्ट्स में पहले से ही डिवाइडेड है और आपने एक सेंटर से लाइन ड्रॉन की है, ठीक है, जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करी है, तो इसका मतलब जो ये लाइन है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर। क्लियर हो गई थ्योरम? ठीक है, उसके बाद है
Equal chords of circle are equidistant from the center. Conversely, chords are equal if they are equidistant from the center. तो कह रहा है यहाँ पर अगर आपके पास दो कॉर्ड हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो उनकी जो सेंटर से डिस्टेंस होगा ना वो भी इक्वल होगा दोनों कॉर्ड का। ठीक है, इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर जो कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स जो ये इक्वल होंगी अगर ये इक्विडिस्टेंस पे है सेंटर से। तो पहले मैं कह रहा था कि जो इक्वल कॉर्ड है वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे होती है, यहाँ कॉर्ड इक्वल गिवन है। सेकंड, कन्वर्सली में क्या कह रहा है कि अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे हैं तो वो दोनों कॉर्ड जो है वो इक्वल होंगी। क्लियर थर्ड वाली थ्योरम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. क्या कह रहा है? The angle subtended by an arc, इस आर्क से जो ये एंगल बनता है ये क्या होता है? इस डबल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो वो क्या होता है? डबल होता है किससे? जो भी एंगल सर्कल के बाकी किसी भी पार्ट पे बन रहा होता है उससे। ठीक है, अब नोट में क्या कह रहा है? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर आप एक सेमी सर्कल में कोई भी एक एंगल बनाते हो तो वो क्या होता है हमारे पास? यहाँ पर जैसे ये बनाया है तो ये मेरा क्या होता है? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे नेक्स्ट थ्योरम में क्या कह रहा है यहाँ पर? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। एंगल जो सेम सेगमेंट में बनते हैं, सेगमेंट अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, क्या होता था? जो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया होता था उसको बोलते थे, है ना? तो उनपे जो एंगल बन रहे हैं सेम सेगमेंट, सेम होनी चाहिए। ये रही सेगमेंट, मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ, ये रहा। ठीक है, तो उनपे जो एंगल बनते हैं वो इक्वल हैं। जैसे ये वाला एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ कह रहे हैं द सम ऑफ आइदर ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 एंड इट्स कन्वर्स। A quadrilateral ABCD is called cyclic if all the four vertices of it lie on a circle. देखो यहाँ क्या कह रहा है आपसे? जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका कोई सा भी अपोजिट पेयर, उनका जो सम होता है, द सम ऑफ आइदर ऑफ द पेयर ऑफ साइक्लिक ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो जो ये अपोजिट एंगल है इनका जो सम होगा वो कितना होगा? 180। ठीक है, और अगर इनका सम 180 है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसका उल्टा भी ट्रू होता है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर? उसके बाद आपसे यहाँ एक और चीज कह रहा है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, अगर उसके सारे वर्टिसेस, मतलब कि वर्टिसेस मतलब ए बी सी और डी, ये सब सर्कल पे लाई करते हैं तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है? वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्लियर हो गई सारी थ्योरम्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी थ्योरम्स। सिर्फ आपको स्टेटमेंट दे रखी है, प्रूफ किसी का नहीं दे रखा। स्टेटमेंट भी इसलिए क्योंकि आपको काम आने वाली है आप 10th क्लास में भी। ठीक है, रिवीजन हो गई अच्छे से। चलिए अब आए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस तो बहुत आसान है, जिसको थ्योरम सारी समझ में आ गई होंगी ना वो बच्चा मेरे साथ साथ ही इनके आंसर्स देता रहेगा। आप चाहो तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि इन सबके आंसर्स क्या है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप कमेंट करके बताइए क्या क्या आंसर हैं सबके। आसान आसान है। देखो फर्स्ट वाला आपके पास है यहाँ पर, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सबसे बड़ी कॉर्ड सर्कल की क्या होती है? आप लोगों को याद हो तो जब 9th की वर्कशीट आई थी सर्कल की तो मैंने उसमें आपको ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था एक, कि नेम द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जिन बच्चों ने आंसर किया होगा उनको जरूर याद होगा, इसका आंसर होता है डायामीटर। डायामीटर ही सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल की। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ये तो अभी हमने 2 बार कर लिया। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसे क्या बोलते हैं? सेगमेंट। और रेडियाई और आर्क के बीच का जो होता था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे हम सेक्टर, है ना? चलिए थर्ड है सेक्टर। लो सेक्टर का नाम लिया, सेक्टर का ही क्वेश्चन आ गया है।
सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन रेडियाई ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल। एक तो रेडियाई होती थी और क्या होता था, एंड डैश ऑफ द सर्कल एंड आर्क ऑफ द सर्कल। दो चीज तो पढ़ी हमने, रेडियाई और आर्क, दोनों यहाँ लिख दी मैंने, एक दे रखी थी एक मैंने लिख दी। ठीक है, चलिए फोर्थ पे आ गए। इन द गिवन फिगर BOC इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। फिगर दे रखी है ये भी, BOC आपका डायमीटर है सर्कल का। वैसे भी देख के पता चल रहा है सेंटर से पास हो रही है लाइन तो ये डायमीटर ही होगा। हाँ लेकिन ये कॉर्ड भी हो सकती थी। ठीक है, कॉर्ड हो भी क्या सकती थी, है ये कॉर्ड। एंड AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों मेरे कॉर्ड हैं देखो, AB इज इक्वल टू AC। देन एंगल ABC, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, तो ये एंगल ACB के बराबर होगा। जब AB AC के इक्वल है, अब अगर हम यहाँ देखें, हमने कोई थ्योरम पढ़ी है यहाँ पर शायद, नहीं 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 यहाँ पर नहीं है। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जो दो साइड्स अगर इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे यहाँ पर ABC आपसे डिग्री में निकालने के लिए बोले तो आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। कैसे, देखो आपको पता है एंगल इन सेमी सर्कल ये 90 डिग्री होता है, ये भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, है ना। और ये दोनों मेरे पास इक्वल है तो मैं इन दोनों को x मान सकती हूँ। अब आपको पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, नहीं होता। तो आप इसको ये लिख सकते हो ना कि एंगल ABC प्लस एंगल ACB, ठीक है, प्लस एंगल BAC, इनका सम 180 होता है। जिसमें से एंगल A तो कंफर्म है 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दोनों को मैंने x मान रखा है 180 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ पर 90 आप उधर ले जाओ, तो 2x इज इक्वल टू 90, लो x की वैल्यू आ गई 45। और x आपने लेट किसको किया था, x आपने लेट इसको ही तो किया था, ABC इज इक्वल टू ACB को। दोनों इक्वल थे क्योंकि अपोजिट इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना, ये भी थ्योरम। तो इसका मतलब अगर आपको ये डिग्री में निकालने के लिए बोले ABC तो आप वो भी निकाल सकते हो, 45 डिग्री है ये रहा। मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। वैसे तो ये फिल इन द ब्लैंक्स ही है तो आपको सिर्फ एंगल ही लिखना होगा, पर अगर सॉल्व करने के लिए आता है तो आप ऐसे सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इफ द कॉर्ड AB एंड CD ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन, सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, ये तो थ्योरम की है हमने अभी समझी है। ये इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, जो कॉर्ड इक्वल होती है तो उससे जो सेंटर पे एंगल बनता है वो भी इक्वल होता है। इसका उल्टा भी तो ट्रू था, अगर सेंटर के एंगल इक्वल है तो उससे जो कॉर्ड बनती है वो भी इक्वल होती है, तो वो आपको कन्वर्स ही पूछ रहे हैं। कॉर्ड जो है वो क्या होंगी, यहाँ इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि उनके सेंटर के जो एंगल है वो इक्वल है, तो इसका मतलब इसका आंसर ए वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 80 डिग्री। फिगर आपको यही दे रखी है शायद, AB और CD ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं। ठीक है, AOB आपको ये दे रखा है 80 डिग्री है, तो फिर COD कितना होगा। तो जब ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से जो इनके एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल ही तो होंगे, तो COD भी आपका 80 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा, आ गया 80 डिग्री। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बन रहे हैं, पर हमको यहाँ पर थ्योरम लगानी है इसलिए हम थ्योरम से ही कर रहे हैं। क्लियर हुआ, आसान थी आज की वर्कशीट, सिर्फ थ्योरम है मेन और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये थ्योरम अच्छे से आती है तो आपको सब चीज अच्छे से आती है। ठीक है, चलिए वर्कशीट कंप्लीट हो गई, वर्कशीट नंबर 6। अब वर्कशीट नंबर 7 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।